हम बैंक में कुछ इश्यूज पड़े थे और फिर उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके उठा रहे हैं, क्या क्या कदम हमने उठाए हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला इशू हमने एनपीए पढ़ा और एनपीए के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसी में डायरेक्शन में हम सरफाइसी एक्ट पे पहुंचे थे। सरफाइसी एक्ट से एक कदम पीछे चलते हैं, हालांकि है वो आगे का ही 2015 में उठाया गया कदम है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे हम सरफाइसी से, क्योंकि हमारे जो एनपीएज हैं वो राइज हो रहे थे 2011-12 के बाद से, बहुत ज़्यादा राइज होने लग गए थे। तो उस टाइम पे 2015 में आरबीआई ने एक इंस्ट्रक्शंस पास की या फिर एक स्कीम निकाली जिसके तहत उन्होंने एनपीएज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए और उस इंस्ट्रक्शन को हम 3R फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? 3R फ्रेमवर्क। 3R फ्रेमवर्क में क्या होगा? इसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उन्होंने बोला 3R का मतलब है पहला क्या हो जाएगा? रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा हो जाएगा रिकवरी। नहीं लिखा था ना? तो सरफाइसी से थोड़ा सा हम एक कदम आगे चल रहे हैं ताकि सरफाइसी हमें समझ में आए, ठीक है। तो ये हमने 2015 में आरबीआई ने लॉन्च किया 3R फ्रेमवर्क टू टैकल दी एनपीए राइजिंग एनपीए प्रॉब्लम, है ना। एनपीए की प्रॉब्लम राइज हो रही थी, जो बैंक जो है डूबते जा रहे हैं, तो उनको बोला गया कि आप, है ना, अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से सुलझाओ। उस तरीके में सबसे पहला तरीका है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बैंक बोलते हैं कि जो भी कस्टमर है, जो भी आपका लोन नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, आप उसको फोन करो, उसको याद दिलाओ, क्या पता वो भूल गया हो। तो वहां पर किसी ना किसी तरीके से कस्टमर के साथ एंगेजमेंट है, उनको याद दिलाने की बेसिकली जो कोशिश रहेगी, या उनसे फोन करके जबरदस्ती एक मॉरल प्रेशर बनाने की जो उनके ऊपर कोशिश रहेगी कि आप नहीं करोगे तो इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इस तरीके से मतलब किसी ना किसी तरीके से उनको खुद से आकर के मजबूर करो कि वो आकर के इंटरेस्ट और ये जो लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जमा करना शुरू करें और टाइमली ईएमआई पे करना शुरू करें। ये था हमारा रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आरबीआई बोलता है कि मान लो तुमने कोशिश कर ली, फिर भी वो नहीं दे रहे, तो बोले कोई बात नहीं, उन्हें बुलाओ, उनके साथ बैठो, चाय वाय पियो और डिस्कस करो भी क्या प्रॉब्लम है, कि लोन क्यों नहीं भर पा रहे हो। अगर किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत आ रही है कि उन्हें लग रहा है ईएमआई ज्यादा है, तो ईएमआई कम कर दो, टेन्योर को बढ़ा दो। उन्हें लग रहा है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हम नहीं पे कर पाएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दो। तो किसी ना किसी तरीके से पूरे लोन को रिकंस्ट्रक्ट कर लो। लोन को क्या कर लो? रिकंस्ट्रक्ट कर लो। या तो इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दो या फिर टेन्योर में चेंज कर दो, ताकि उसकी कैपेबिलिटी ईएमआई पे करने की बनी रहे, अगर फिर भी कोई लोन जमा करने नहीं आता है, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा कि कैसे भी करके जो भी सिक्योरिटी उसने जमा की है उसको बेच करके उस लोन को रिकवर करने की कोशिश करो, ठीक है। अब जो रिकवरी वाला ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, जो 3R फ्रेमवर्क में रिकवरी का ऑप्शन हमने पढ़ा कि यहां पर जो भी सिक्योरिटीज अटैच हैं, किसी भी कस्टमर की बैंक के पास, उनको सेल आउट किया जाए और जो भी उससे कमाई होती है उस कमाई से हम रिकवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गए। पहला क्या है? रेक्टिफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे? फोन करके समझाने की कोशिश करेंगे, टाइमली भर दो, नहीं तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन में हम उसको बैठ के समझाएंगे कि ठीक है, आप प्रॉब्लम बताओ क्या है, नहीं पे कर सकते हो कोई बात नहीं, तुम्हारी कंपनी नहीं चल रही, तुम्हें 1 लाख और चाहिए, ले जाओ, कंपनी क्या पता उससे चलने लग जाए। या फिर इंटरेस्ट रेट कम करना, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, या फिर
टेन्योर को बढ़ा देते हैं ताकि ईएमआई कम आ जाए और उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर आ जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिकवरी का, कि जब कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, जब हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से लोन को, तो उस केस में जो भी अटैच्ड सिक्योरिटी है बैंक के पास इंडिविजुअल की, उसको सेल कर दिया जाए और सेल करके हम उस लोन को रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज रिकवरी। रिकवरी में हमने पढ़ा कि जो अटैच्ड सिक्योरिटी है उसे हमें बेचना है। उस अटैच्ड सिक्योरिटी को बेचने की पावर कहां से आती है? वो पावर मिलती है सरफाइसी एक्ट से। वो पावर कहां से मिलती है? ये पावर रिकवरी की मिलती है सरफाइसी एक्ट से। तो अब हम पढ़ेंगे सरफाइसी एक्ट। ठीक है, तो इसमें एनपीए जो प्रॉब्लम राइज हुई थी तो इसका सॉल्यूशन निकाला था। सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हम पहले से करके आए हुए हैं। सरफाइसी एक्ट हमारे पास था, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सरफाइसी एक्ट था क्या। ठीक है, आया कब था? ईयर 2002 में। ठीक है, उसी कहानी को दोबारा। ठीक है, 1991, 1998 नरसिम्हन, ने स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है इसकी। ठीक है, एम नरसिम्हम 1 और एम नरसिम्हम 2, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, एम नरसिम्हम 1 और एम नरसिम्हम 2 कमेटी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कमेटी जो 1991 में आई, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। क्या रिकमेंडेशन दी थी उसको समझने के लिए इससे पहले क्या चलता था वो पता होना चाहिए। जैसे ही कोई भी लोन लेकर के जाता था, सिक्योरिटीज कोलेटरल के रूप में बैंक के पास रखी हुई है। कोलेटरल क्या होता है पता है? क्या होता है? हाँ बिल्कुल, जो सिक्योरिटी के रूप में यूज करते हैं हम बैंक के पास जमा कराते हैं। क्या चीज? गोल्ड भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोलेटरल जो भी रखा हुआ बैंक के पास, जैसे वो लोन में डिफॉल्ट करेगा, बैंक उसको बेचने जाती थी, कंपनी साथ के साथ कोर्ट्स में पहुंच जाती थी और कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आती थी कि देखो बैंक वाले हमें काम नहीं करने दे रहे, तो हम काम कैसे करें। और बैंक इस सेल के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा देता था। तो बैंक रिकवर नहीं कर सकती। रिकवर नहीं कर सकती तो बैंक को क्या एनपीए राइज होना, मतलब ये कंफर्म हो गया था। तो इससे बचने के लिए एम नरसिम्हम 1 कमेटी इसने रिकमेंड किया कि आप लोगों को कोर्ट्स तक जाने ही मत दो। लोगों को कहां तक नहीं जाने देना है? कोर्ट्स तक नहीं जाने देना। तो उसके लिए क्या करें कि एक अलग से इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दो। अलग से इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बना लो और उस स्पेशल कोर्ट्स को बोला जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। उनको क्या बोला जाएगा? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। कि अब आपको नॉर्मल कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लाना है, हम उसका नहीं मानेंगे क्योंकि ये आ चुका है, तो इसी में जाया जाएगा और यही बताएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, हमने बना तो दिया लेकिन इसको पावर्स नहीं दी। हमने ये भी बोल दिया मैंडेटरी कि आपको इन्हीं के पास जाना है, नॉर्मल कोर्ट के पास नहीं जाना है, लेकिन फिर भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर नहीं थी इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। या फिर जो भी इशू आ रहे थे, जैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने कुछ भी कर दिया, अब उसके बाद सीधा फिर कोर्ट में जाना था। सेकंड ऑप्शन क्या, उसके बाद फिर कोर्ट में, फिर कोर्ट जाते थे, फिर स्टे ऑर्डर ले आते थे। तो उन सब जो भी कमियां यहाँ पर थी पूरा करने के लिए नरसिम्हम कमेटी दोबारा आई, उसने दोबारा से रिकमेंडेशन दिया कि आप इसको और ज्यादा पावरफुल बनाओ और इसको किसी स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा पावर देने की कोशिश करो। इसको किसी स्टैट्यूटरी एक्ट या लॉ बना करके इसको पावर देने की कोशिश करो, जो लॉ अभी तक हमने नहीं बनाया था। ठीक है, और दूसरा जो कोर्ट के पास जा रहे हैं बार बार में, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करो, एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दो। यही दो रिकमेंडेशंस हम इसमें देखेंगे एम नरसिम्हम 2 कमेटी में। सबसे पहले तो इसने बोला कि एक एक्ट बनाओ और उस एक्ट को हमने बनाया सरफाइसी एक्ट। और दूसरा एपेलेट ट्रिब्यूनल, पहले तो डीआरटी में जाओ, अगर यहां से सॉल्व नहीं होता तो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओ। ठीक है, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील करने यहीं जा सकते हैं।
ठीक है, लेकिन कंडीशन रख दी, अगर आपको अपील करनी है इस किसी केस में, जो भी डीआरटी में आप हारे हो या जीते हो, किसी को भी अपील करनी है, तो जितना भी लोन अमाउंट ड्यू है उसका 50% आपको एटलीस्ट उसका जमा कराना पड़ेगा। 50% ऑफ द लोन अमाउंट ड्यू हैज टू बी सबमिटेड, तभी आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो अपील करने के लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन दिए। ठीक है, अब जो सरफाइसी एक्ट आया, इसका फुल फॉर्म लिख लो, सरफाइसी की सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, enforcement of security interest act। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या हुआ है? पहली चीज, हमने सिक्योरिटाइजेशन किया। दूसरा क्या किया है? रिकंस्ट्रक्शन। ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और तीसरा क्या किया है? एनफोर्समेंट इस एक्ट में हमने 3 चीजें की हैं। ठीक है, सबसे पहला सिक्योरिटाइजेशन किया है, फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और तीसरा सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में किया क्या है, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या क्या किया है? सबसे पहले बैंक के पास जो भी कोलेटरल जमा है, बैंक के पास जो भी कोलेटरल जमा हो रखा है, उसका सबसे पहले क्या करना है? सिक्योरिटाइजेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है? सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन आप लोगों ने शायद लिखी नहीं होगी, वैसे नॉर्मली बता देता हूं, जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। सिक्योरिटी होती क्या है? सिक्योरिटी हम किसी भी जमा रखी हुई चीज को नहीं कहते। सिक्योरिटी हम उस चीज को कहते हैं जिसका ट्रेड किया जा सके। सिक्योरिटी हम किसको कहेंगे? जिसका ट्रेड किया जा सके, विच इज ट्रेडेबल। ठीक है, अगर कोई भी चीज जमा है, बैंक उसको ट्रेड नहीं कर पा रही, यानी अपने लोन की रिकवरी के लिए उसको रीसेल नहीं कर पा रही है, तो वो कैसी सिक्योरिटी है? तो सिक्योरिटी को ट्रेडेबल होना जरूरी है। तो जो भी बैंकों के पास कोई भी कोलेटरल रखा गया है, सबसे पहले उसका सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा, यानी उसे ट्रेडेबल बनाया जाएगा। उसे क्या बनाया जाएगा? ट्रेडेबल, कि उसको कहीं भी सेल किया जा सके। पहली चीज तो ये करनी है। सेकंड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में क्या होगा? जो फाइनेंशियल एसेट है, नहीं ये वो रिकंस्ट्रक्शन ये अलग है। यहां पर जब हम पढ़ेंगे, बाद में हमने कुछ चेंजेस और किए हैं, हम एक एसेट रिकवरी कंपनी बनाते हैं, है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सॉरी। उसका काम होता है बैंकों के पास जितना भी जो भी कोलेटरल में सामान पड़ा है, जो लोन रिकवर में नहीं हो पा रहा है, उसको खरीदती है वो कंपनी, है ना। तो यहां पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी उसके सेल की बात कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल एसेट बैंकों के पास रखा हुआ है, जिसकी सिक्योरिटाइजेशन हो गया है, अब उसको सेल करना है। अब उसको क्या करना है? सेल करना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। लेकिन वो सेल करने के लिए अथॉरिटी वो कहां से दी जाएगी? क्योंकि अगर सेल करना है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, मतलब बैंकों के पास कोलेटरल अपनी मर्जी से कभी भी कर देगी। उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। उसको एनफोर्स करने के लिए
कि वो आराम से उसको सेल कर सके, उसके लिए तीसरे कंपोनेंट की जरूरत थी, दैट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करने की जरूरत थी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी जो भी सिक्योरिटी जो बैंक के इंटरेस्ट की है, उस सिक्योरिटी को एनफोर्स करना है। वहां पर उसको एनफोर्स करने की जरूरत थी कि हम उसको इजीली सेल कर सकें, उसको बैंक या कोई भी इंडिविजुअल आकर के कहीं से प्रोटेक्ट ना कर सके। तो यहां इसको एनफोर्स भी करना था। इन तीनों का कुल मिलाकर के अगर हम कंबाइंड इफेक्ट निकालें कि कोई भी कोलेट्रल में जो भी चीज रखी है, उसको बैंक जब भी ये लगता है कि टाइम पीरियड हो गया है, कुछ और टाइम दे करके उसको सेल के लिए निकाल सकती है। अब इसके लिए कहीं से कोई स्टे ऑर्डर नहीं ला सकता, अब इसके लिए स्टे ऑर्डर नहीं ला सकता। इसके साथ साथ जो भी उस कंपनी की, जिसने कंपनी ने लोन लिया हुआ, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी बैंक अपने पास अटैच कर सकती है, उनको भी बैंक अपने पास अटैच कर सकती है। तो सरफाइसी एक्ट में मेनली जो भी कोलेटरल है उसको बेचने की और जो भी कंपनी है उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करने की पावर बैंक्स को और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिल रही थी। तो सरफाइसी एक्ट ने क्या किया, जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, लोन रिकवरी के लिए जो कोलेटरल है जो नहीं बेच पा रहे थे, वो बेचने की पावर दे दी। प्लस इसके साथ साथ जो भी बैंक है, जिस मतलब उस बैंक से जिसने भी लोन लिया हुआ है, उस कंपनी की प्रॉपर्टी को भी बैंक अब अटैच कर सकते हैं। तो यहां पर दो पावर मिली है, एक पहली इस कोलेटरल को तो सेल कर सकते हैं, और दूसरी अदर प्रॉपर्टीज जो उस कंपनी की हैं उसको अटैच कर सकते हैं, अटैच करके उसको भी सेल के लिए निकाल सकते हैं ताकि अपने लोन को रिकवर कर सके। ये सरफाइसी एक्ट ने पावर दी, इससे पहले पावर्स किसी एक्ट के द्वारा नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए कोर्ट्स इजीली उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी लगा देते थे। अब सरफाइसी एक्ट आने के बाद कोर्ट्स के द्वारा स्टे ऑर्डर लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, स्टे ऑर्डर लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया और लोन रिकवरी थोड़ा सा आसान हो गई। लेकिन इस एक्ट में थोड़ी सी कमियां थी, इस एक्ट में थोड़ी सी कमियां थी। तो डिमेरिट्स अगर हम लिखें, या फिर अगर हम इसके और क्या कह सकते हैं, डिमेरिट्स को डिसएडवांटेजेस हम लिख सकते हैं, कॉन्स लिख सकते हैं। इसके कॉन्स लिखने की कोशिश करें तो मेनली आपको दो लिखने हैं, ठीक है। पहला, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। एवरेज टाइम इसको सॉल्व करने में जो लग रहा था, एवरेज टाइम किसी भी केस को सॉल्व करने में कितना लग रहा है, यहां लग रहा है 4.3 इयर्स। 4 साल तक एक केस के चक्कर में एक कंपनी उलझी हुई है, वो दूसरा काम भी नहीं शुरू कर सकती, वो दूसरा काम भी नहीं शुरू कर सकती। प्लस एक ही केस के ऊपर बैंकों के पास रिकवरी के लिए इतना टाइम मिलेगा। अब जो भी प्रॉपर्टी, मान लो कार उसने अटैच कर ली, कार लोन पे ली है, कार अटैच कर ली, 4 साल के बाद उसकी क्या कीमत रह जाएगी, 4 साल के बाद उसकी भी कीमत कम हो जाएगी, कार की भी। और वैसे भी बैंक जिस हालात में खड़ी रखते हैं वो हमें पता ही है ना, वैसे ही धूल में, धूल में वैसे ही खड़ी रहती है, तो वैसे ही हालात खराब हो जाते हैं। तो उसके बाद जो रिकवरी होनी है, पहले तो फिर भी ज्यादा हो जाए, उसी टाइम पे सेल करें, लेकिन अब इस टाइम पे रिकवरी मिनिमम उस पे आ जाती है। तो यानी बैंकों का जो एनपीए जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, वो पर्पस फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतने लंबे पीरियड के कारण कोर्ट्स में भी जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल था, वहां पर भी ये केसेस इकट्ठे शुरू होने लग गए और इतने सारे केसेस हो गए। अब वो 4.3 से भी उसका जो टाइम पीरियड है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है ना। तो केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस ये इंक्रीज हो गई, पहला नुकसान। दूसरा क्या नुकसान, अभी बताया था वैसे तो मैंने, इसमें टेन्योर कम नहीं, इसको कुछ और पढ़ा था हमने, अगर आपको याद है। नहीं, सरफाइसी एक्ट बातचीत के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। यानी आरबीआई तो बोलता है 3 मोड पे जाओ,
है ना। लेकिन सरफासी एक्ट बोलता है कि कोई भी लोन नहीं जमा कर रहा है, आप सीधा सेल के लिए निकल लो और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। यहाँ आर्बिट्रेशन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है। मान लो क्या पता उस कंपनी से बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकलता हो, वो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ हम उस कंपनी की प्रॉपर्टी को भी अटैच, जो भी उसने कोलैटरल रखा वो अटैच कर लेते हैं। क्या पता वो उससे कोशिश में लगी हुई हो और उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही हो, क्या पता कंपनी चल जाए उसकी उस दौरान में और वो लोन को दोबारा से रीपे करना शुरू कर दे। लेकिन एक बार अटैच हो गई, ना तो कंपनी वाले उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते, ना बैंक वाले उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते। उस प्रॉपर्टी का प्राइस भी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। यहां पर ये बातचीत के लिए कोई रास्ता नहीं है, और बातचीत के लिए रास्ता नहीं है तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने इसमें अमेंडमेंट किया और हमने इसको चेंज करके लेकर के आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम क्या लेकर के आए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा दैट इज इंसॉल्वेंसी वो आउटडेटेड है, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। उसको S4R की बात कर रहे हो ना, है ना, तो वो सब आउटडेटेड हो गए, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। उसमें से 3R करा दिया। 3R के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, है ना, वो नहीं कराए। उसके अंदर है बहुत सारे, S4R है और आपका जो 25 वाला जो है 5/25 का ऑप्शन है, तो ये सारे कंपोनेंट नहीं कराएंगे, ठीक है, वो जरूरत नहीं है, बहुत आउटडेटेड है। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये क्या करने के लिए लेके आए, जो प्रॉब्लम्स सरफासी में आ रही थी उन चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उन चीजों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं एक बार। इसमें होता क्या है, इसमें मेन प्रॉब्लम थी हमारी ये वाली, ये सॉल्व हो जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आर्बिट्रेशन क्या होता है, बातचीत करके चीजों को सुलझाना, है ना, दिस इज आर्बिट्रेशन। वो बातचीत का माध्यम, बातचीत का एक मीडियम हमें शुरू करना था, तो उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने वो रास्ता दिया। उसने क्या बोला कि मान लो कोई भी कंपनी जिसने लोन लिया, 1 करोड़ से ज्यादा का लोन है और वो डिफॉल्ट कर रही है, तो उस केस में जो जिसने भी उसको उधार दिया, जिसने भी बैंक ने उसको उधार दिया है, वो क्रेडिटर हो जाएंगे। क्रेडिटर 2 टाइप के होंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल और दूसरा ऑपरेशनल। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, जो पैसे देता है ना, जो मनी फॉर्म में क्रेडिट दे रहा है। और ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होंगे, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं लेकिन ऑपरेशंस में काम आने वाली चीजें प्रोवाइड की हैं, उसके बदले में कंपनी को उन्हें रुपए देने हैं जो उन्होंने नहीं दिए, तो भी क्रेडिटर ही है। जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय को पेमेंट 1 महीने के बाद मिलती है, महीने की लास्ट डेट में मिलती है, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है कि वो अपनी सर्विसेज देता जा रहा है और उस क्रेडिट जो जमा हो गया कंपनी की तरफ, उस क्रेडिट को महीने की एंड में कंपनी चुकाती है, तो वो क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है। या फिर जैसे रॉ मटेरियल है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल आता जा रहा है, तो साथ के साथ पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ टाइम के बाद करते हैं, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है जो उसके ऑपरेशंस में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के क्रेडिटर होते हैं। यहां पर जो मेन पंगा करते हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो जब मैं क्रेडिटर का नाम लूंगा इस पूरी प्रोसेस में, तो उस हर जगह पे जो जिस क्रेडिटर की मैं बात कर रहा हूं वो ये वाले हैं, ठीक है। यहां ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात नहीं होगी, क्लियर है। तो जब भी मैं पूरा प्रोसेस हम बात करेंगे, उस प्रोसेस में जहां क्रेडिटर का नाम आएगा तो कौन से क्रेडिटर होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि मान लो बैंक ने कुछ लोन दिया,
वो लोन रिकवरी पे आ नहीं रहा है, मतलब ईएमआई वगैरह उसकी टाइम पे नहीं आ रही है, तो उस केस में एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है, जहां पर कंपनीज का कोई भी केस आर्बिट्रेशन के लिए जाता है या फिर वहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जाता है। कहां होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका 1 करोड़ से ज्यादा का कोई भी डिस्प्यूट है या फिर 1 करोड़ से ज्यादा लोन लिया हुआ वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर बैंक्स को बोला गया है कि आप जाओ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। कहां जाना है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक बार एप्लीकेशन पहुंच गई, उसके बाद 14 डेज का टाइम दिया, 14 डेज का टाइम दिया जाता है एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, कि इस पीरियड के दौरान या तो ये ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी। ठीक है ना? किसके पास होगा ये टाइम? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, कि 14 डेज में या तो यस बोल दो या फिर नो बोल दो, रिजेक्ट कर दो। इन केस यस बोल दिया जाए, नो बोल दिया जाए तो बात खत्म, उसके बाद आगे नहीं होगा, आपस में रिजॉल्व करो जो भी करना, मतलब उसका जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए मना किया गया है। सर कंपनी और बैंक दोनों जा सकते हैं? क्या चीज? कंपनी भी जा सकती है, कंपनी भी जा सकती है अपने रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर मेनली बैंक जाएगा। ठीक है, बैंक गया, यस बोल दिया कि तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। जिस दिन यस बोला उस दिन के बाद से 330 डेज का मॉरेटोरियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम क्या होता है? हाँ, इस पीरियड में अब कंपनी को ईएमआई और इंटरेस्ट जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर कराते नहीं भी करा रही है कंपनी तो उसके लिए कोई केस नहीं बनता है, तो उसके लिए कोई केस नहीं बनेगा, तो यानी वो एक फ्री पीरियड उनको मिल जाता है। इस पीरियड के दौरान जो भी डिस्प्यूट है क्रेडिटर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में, उसको रिजॉल्व करना होता है। उसको क्या करना होता है? रिजॉल्व करना होता है। कितने दिन का टाइम मिला? 330 डेज। टोटल मिलाकर के अगर हम डेज काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 344 डेज। 14 डेज ये, 330 डेज ये, तो जो 4.3 ईयर्स था पहले, उसको घटा करके हमने कितना टाइम कर दिया? 340 डेज अप्रोक्सीमेटली, यानी डेज घटा दिए। अब उसके बाद आर्बिट्रेशन पे आते हैं। पहला इशू रिजॉल्व हुआ, टाइम पीरियड कम हुआ, दूसरे इशू पे आते हैं। अब यहां पर जो 330 डेज मिले हैं, इसके दौरान करना क्या होता है? ये केस जाता है, एक बॉडी होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, इसको लिख लो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है बेसिकली, तो वहीं से कुछ लोगों के पास एक केस जाएगा, ये उसको स्टडी करेंगे कि क्या इशू है, कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे पा रही है। उसके बाद ये दोनों साइड को बुलाती है, दोनों साइड को बुलाएगी। एक साइड में बोरोवर्स बैठेंगे और एक साइड में क्रेडिटर्स बैठेंगे। क्रेडिटर एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बैंक ने लोन दिया हो, एक ही लोन को कई बैंक मिला करके भी देते हैं कई बार। मान लो किसी कंपनी ने 1000 करोड़ की डिमांड की, तो एक बैंक के पास नहीं है तो कई सारे बैंक मिल करके भी वो 1000 करोड़ का दे देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये क्रेडिटर्स हो गए, ये ग्रुप ऑफ क्रेडिटर हो गया। ठीक है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर भी हम बोल देते हैं इसको कई बार। यहां पर एक क्रेडिटर हो गए, यहां पर बोरोवर्स होंगे। इन दोनों से मिला करके पूछेगा आप बताओ चाहते क्या हो, इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो यहां पर एक प्लान बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन दोनों से बात करके एक फाइनल प्लान बनाता है कि हमने बातचीत से ये पाया है और ये इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। जो भी प्लान इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा इनसे बात करने के बाद बनाया जाएगा, ये प्लान अब इसको दिया जाएगा क्रेडिटर्स को। वो प्लान किसको देंगे? क्रेडिटर्स को। और क्रेडिटर्स अगर, क्योंकि 2-3 है, 4-5 है, जितने भी हैं, मोर देन 66% वोट से
इस प्लान को अप्रूव कर देते हैं तो ये प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। अब रिकवरी के लिए उसी प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब रिकवरी के लिए उसी प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस प्लान में क्या क्या होता है, ठीक है, प्लान की बात करते हैं। बातचीत हुई, आर्बिट्रेशन का मौका मिला, मॉरेटोरियम मिल गया। उस मॉरेटोरियम पीरियड में आईबीसी ये भी कहता है कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेगा, कोई किसी की प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेगा। यानी कंपनी को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को दोबारा से स्टैंड कर पाए, दोबारा से चला पाए, दोबारा से ईएमआई भरने की हालात में पहुंच पाए, ठीक है। उसके साथ इस प्लान में क्या क्या होता है उस प्लान की भी बात करते हैं। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ऊपर थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है। जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ये जो भी प्लान तैयार करते हैं, इस प्लान में हो क्या क्या सकता है। हमने रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि या तो टेन्योर बढ़वा लो या फिर इंटरेस्ट कम करवा लो, या फिर अगर आपके पास कैपेबल मैनेजर्स नहीं है तो आप कैपेबल मैनेजर रख लो। मतलब ये प्रोवाइड कराते हैं कि हम बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी से कि वहां पे अच्छी चल रही है, उस मैनेजर को बुला लेते हैं, लेकिन फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर कैपेबल मैनेजर्स, या फिर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, उस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के पास जो भी एफिशिएंट हो, या फिर कुछ शेयर्स बेच करके भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जो भी ऑप्शन बन सकता है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हर उस ऑप्शन पे बात करते हैं। इसको मर्ज भी कर सकते हैं किसी बड़ी कंपनी, मतलब जो भी ऑप्शन हो सकता है इसको रिजॉल्व करने के लिए हर उस ऑप्शन पे बात की जाती है और फाइनल प्लान बना करके क्रेडिटर्स को दे दिया जाता है और क्रेडिटर्स अप्रूव हो जाते हैं तो उसी चीज को मान लिया जाता है। मैनेजमेंट को चेंज करना है या इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है कंपनी के, या उसको और ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो क्रेडिटर को ये भी बोलते हैं कि इनको और ज्यादा लोन दे दो ताकि ये दोबारा से, इनको कुछ दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल, अगर वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तो ये ठीक से चल पड़ेंगे, तो वो लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो भी पॉसिबल प्लान है वो सारे ये लोग कर सकते हैं अंडर दिस प्लान। और फिर ये प्लान किसको दिया जाता है? टू दी क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर्स को एक्सेप्ट करना होता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसी प्लान के हिसाब से वो काम करेंगे, ठीक है। अगर नहीं मानते हैं तो यहां से नहीं माने तो उसके बाद बैंक्स कैन प्रोसीड फॉर द रिकवरी बाय अटैचिंग द कोलेटरल और द सिक्योरिटीज, सरफाइसी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का जो रास्ता बंद हो रखा था, बस उस आर्बिट्रेशन को रास्ते को खोलने के लिए आईबीसी आया। उसके बाद फिर से अगर वो नहीं मानते हैं तो सरफाइसी एक्ट में, और इसके खिलाफ अगर जाना है तो कंपनी कैन अप्रोच टू दी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कहां जा सकते हैं? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी को लग रहा है कि ठीक है हमें और आगे जाना है तो वो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पोजीशन आई वो किसकी है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बेसिकली एजेंसी बनाई जाती है, इनको ट्रेनिंग भी किया जाता है, और इसको ट्रेनिंग के लिए हमने एक नई बॉडी बनाई अंडर द आईबीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक नई बॉडी बनाई गई। ये बॉडी डिसाइड करती है कि हम ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का लाइसेंस किसको देंगे। ये सेलेक्ट करती है, ट्रेन करती है उनको। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है टू सेलेक्ट एंड ट्रेन दी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। और अभी तक 2-3 ही एजेंसी हैं जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक कंसोर्टियम है ना, तो एक उसको मिला हुआ है। एक जो अकाउंटेंट्स का एक और वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनका भी एक कंसोर्टियम है, तो उसको मिला हुआ। तो 2-3 एजेंसी से ज्यादा नहीं है जिसको ये आईपी का मिला हुआ है ठेका कि आप ही प्रोवाइड कराओगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है। चलो एक और चीज इसमें, आईबीसी के अंदर अगर
इंडिविजुअल डिफॉल्ट करता है, ठीक है ना, इफ इंडिविजुअल और या फिर कंपनी डिफॉल्ट करती है। इंडिविजुअल डिफॉल्ट करता है तो उसको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, कंपनी डिफॉल्ट करती है तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल के केस में देयर इज नो आर्बिट्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसके बाद डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल है। और कंपनीज के केस में देयर इज ए प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के माध्यम से। ठीक है, तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए जो मेजर जो एक्ट आए वो यही दो थे। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। जो ये वर्ड है इंसॉल्वेंट और बैंक, एक ही मीनिंग होता है इंसॉल्वेंट और बैंक वर्ड है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मतलब बहुत माइन्यूट होंगे, हमें बहुत ज्यादा सा लगभग सिमिलर ही हो। ठीक है, और थोड़ा सा लीगल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना, उतना डिटेल में हमें भी जरूरत नहीं उसके। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इंडिविजुअल एनसीआरटी में नहीं जाएगा। इंडिविजुअल कंपनी थोड़ी है, ये कंपनीज के लिए है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसीलिए वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा। इसमें पेपर इसमें भी, इसमें पढ़ा तो था सरफाइसी में, 1998 में बनाया तो था, इसमें भी है। और इसके बाद दोनों ही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, यहां से भी नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है, हाँ, इसी को एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए और हमने क्या किया है। ठीक है, तो अभी तक तो हम सेल करने की बात कर रहे थे। ठीक है, अब सेल में इशू क्या आता है? जब बैंक कोई भी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करना लग जाए तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इतना आसान नहीं है सेल करना। ठीक है, मान लो बैंक ने एक कोई भी कंपनी थी एबीसी, उसको अटैच कर लिया एज ए प्रॉपर्टी, उसने पूरी कंपनी को अटैच कर लिया, क्योंकि जब लोन लिया तो हो सकता है कंपनी के नाम पे लिया हो, कंपनी को ही उसने सिक्योरिटी बना करके रखा हो। अब इस कंपनी को सेल करना है। मान लो इस कंपनी की कीमत अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ मान लो। 500 करोड़ देने वाले आदमी हैं कहाँ भारत में जो इसको खरीदेंगे? 500 करोड़ देने वाले हैं कहाँ? पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू, इस कंपनी का एक्चुअल वर्थ क्या है? बैंक वालों को बैंकिंग पता है, कंपनी की वैल्यू निकालना नहीं आता है। तो इस कंपनी की वैल्यू क्या है जो बेसिकली कंपनी की साइड से आदमियों का वही बता पाएगा। तो इसीलिए बेशक से इसकी वैल्यू आज के टाइम पे 500 करोड़ होगी, जो सामने वाला खरीदने आएगा बैंक से वो क्या बोलेगा कि इसकी कीमत तो 200 करोड़ भी नहीं है। बैंक वालों को मानना पड़ेगा, क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल इन दिस केस, है ना, उनको नहीं पता है कि एक्चुअल वर्थ इसकी क्या है। तो सस्ते में बेचेंगे 200 करोड़ में, उसको 200 करोड़ में बिकी, अगला जाते ही अगले दिन उसको 500 करोड़ में फिर बेच देगा। किसी से पूछ लो, कोई क्यों बताए, क्यों बताए? आप एक दुकान से दूसरी दुकान का पता पूछते, कोई बताता है? नहीं बताते हैं, बोले आप पता कर लो आगे मिल जाएगी, ये बोला जाता है। ठीक है, तो हर जगह पे ऐसे नहीं मिलेंगे कि बता देंगे, और फिर भी जो बताएगा उसकी बात पे कैसे भरोसा करें? ठीक है, तो बैंक वाले प्रोफेशनल नहीं है, तो उनको इस कंपनी की वर्थ का नहीं पता है कि इसको अटैच करें तो कैसे करें, इसको सेल करना है तो कितने में करना है। उसके बाद और क्या इशू हो सकते हैं इसमें? टाइम ये नहीं कि कितना टाइम लगेगा, टाइम ये कि बैंकिंग प्रोफेशनल ने उसको बैंकिंग के लिए एम्प्लॉय किया हुआ है, ये सेल परचेज के लिए नहीं किया हुआ है, तो उनका एक्चुअल काम है वो तो रखा ही रह जाता है ना, सारा ध्यान वो इधर लगा देते हैं।
तो कहीं ना कहीं जिस काम के लिए उसको एम्प्लॉय किया है वो काम हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये सब कुछ इश्यूज हैं जब हम एसेट को सेल करने के लिए निकलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, और जो सबसे फेमस सॉल्यूशन है कि हम एक काम करते हैं, इसके लिए अलग से एक कंपनी बना देते हैं। इसके लिए अलग से एक कंपनी बना देते हैं, जो कंपनी इन बैंक से ये पुराने जो खराब हुए एसेट्स हैं इनको खरीदेगी। क्योंकि उसका ये प्रोफेशनल काम बनेगा, उसका काम ही ये होगा कि बैंक से इनको अटैच करना और आगे इसको फर्दर सेल करना है, उसका प्रोफेशनल हो जाएगा काम। तो इसीलिए वो इसको अच्छे से और अच्छी कीमत पे निकाल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन को रिकवर कर पाएंगे। तो इसके लिए जो 2021 का जो बजट था उसमें एक जो रिकमेंडेशन आई थी वो ये कि हम इसके लिए बैड बैंक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैड बैंक्स। ठीक है, तो 2021 का बजट it recommended the establishment of the bad banks, establishment of the bad banks। तो ये बैड बैंक क्या है? बैड बैंक बेसिकली कॉम्बिनेशन है उन कंपनीज का, कॉम्बिनेशन तो नहीं, बेसिकली तो दो ही है। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी है जो बैंक से इन पुराने एसेट्स को या एनपीएस को खरीदती है और फर्दर मार्केट में अच्छे प्राइसेस पे बेचती है। यानी बैंकों को राइट ऑफ करने के लिए जो चाहिए, क्योंकि उनके पास तो एसेट पड़ा रहेगा, राइट ऑफ कैसे करें? तो कहीं ना कहीं बैंक अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि उनका वो प्रोफेशनल काम नहीं है, एक प्रोफेशनल को ट्रांसफर करती हैं, और वो प्रोफेशनल, वो कंपनी उस बैंक को पैसे देती है उसके बदले में कि ये देखो तुम्हारा ये एसेट है, हम बेचेंगे, चाहे जितने में बेचें, आप ये पैसे पकड़ो। ठीक है, तो बैंकों की कुछ तो रिकवरी हुई जो वो अपने आप से नहीं कर पाते। उसके लिए हमने जो कंपनीज बनाई उसको हम क्या बोलते हैं? बैड बैंक्स। इस बैड बैंक को बनाने के लिए अगला जो टॉपिक है बैड बैंक के लिए, बैड बैंक इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज। ठीक है, शुरुआत में हमने बोला कि इसमें दो कंपनीज होंगी। ठीक है ना, दो कंपनीज क्या क्या होंगी? एक होगी एआरसी, उसका नाम बाद में रखूंगा, अभी समझ लेते हैं कि जो बनाया गया था नाम बाद में दिया गया था। शुरुआत में जो इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था वो इस तरीके से था कि जो बैड बैंक होगा उसके अंदर होगी एक एआरसी और एक होगी एएमसी। एआरसी होगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी क्या होगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और एएमसी होगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दो कंपनी बनाई गई, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या काम होगा कि बैंक के पास जाना है और बैंक से जितने भी एनपीएस वाले एसेट हैं उनको खरीद करके लाना है। उनको क्या करना है? खरीद करके लाना है। तो बैंक से उन एसेट्स को ज्यादा से, क्योंकि बैंक कम कीमत, बैंक ढूंढेगा कि कौन अच्छी कीमत इसकी दे सकता है, वो उसी को बेचेगा। तो बैंक से, क्योंकि इतना हाई अमाउंट है, एक इंडिविजुअल मिलेगा नहीं, तो ऐसे में किसी एक को बीच में आना पड़ेगा। तो एआरसी बीच में आती है कि आप छोड़ो, हम ढूंढ लेंगे, जिसको बेचना होगा आप हमें बेच दो। ठीक है, तो यहां पर हमने बनाया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैंक के पास जाएगी इस एनपीएस को परचेज करने के लिए। उसके बाद इसी की एक सिस्टर कंपनी होगी एएमसी, जो उस एसेट को मैनेज करेगी। उस एसेट को कैसे बेचना है वो इसकी जिम्मेदारी होगी। उस एसेट को कैसे बेचना है किसकी जिम्मेदारी होगी? एएमसी की। खरीदने की जिम्मेदारी किसकी थी? एआरसी। तो हमने ये बैड बैंक का एक सिस्टम बनाया। तो एआरसी का नाम लिख लो। एआरसी को एक्चुअल में हमने बाद में क्या बनाया? इसको हमने बनाया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। जहां पर भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ोगे तो वहां NARCL लिखा होगा। दूसरा जो एएमसी बनाया वो बनाया हमने इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एक तो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। सेकंड होगा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड।
ठीक है, ये दो कंपनीज बन गई। जो ARC है वो ये है, जो AMC है वो ये है। ठीक है, ये काम कैसे करती हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक साथ इतने पैसे तो ये भी नहीं ला पाएंगे, तो इसीलिए जब इनको बनाया गया तो बोला गया कि आप बैंक से जब एसेट खरीदने जाओगे, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 15% पैसे देने हैं उसकी कीमत के। कितना देना है? 15%। तो जैसे ही वो एसेट खरीद के लाएंगे 15% उसी टाइम बैंक को दे दिया जाता है। उसके बाद 85% जो एसेट है, 85% की सिक्योरिटीज बना करके ये बैंक को ट्रांसफर कर दी जाती है। 85% की सिक्योरिटीज बना दी जाती हैं, 15% कैश दे दिया जाता है। ये सिक्योरिटीज बैंक को दे दी जाती है कि ये लो, हमारी तरफ से एग्रीमेंट है, जब भी ये सेल होगा हम ये 85% पैसा आपको दे देंगे, हम ये 85% पैसा आपको दे देंगे। अब यहां पर मान लो वो एसेट नुकसान में बेचा गया, तो क्या ये अपनी जेब से भरेंगे? नहीं, शुरुआती फेज है, इसको सक्सेस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है, ताकि बाकी और कंपनीज भी इस तरह की इंडिया में बन सके। तो ऐसे केस में हमारे गवर्नमेंट ने एक अलग से फंड बनाया हुआ है, और उस फंड से जितनी भी कमी होती है उस एसेट की जो कीमत लगाई गई थी, उस कमी को गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रांसफर करती है। यानी जितने में वो बिका होगा उसमें से जितने भी गैप बना होगा उस गैप को फिल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और वो कंप्लीट पैसा फिर दोबारा से बैंक को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल परचेज चलता है। ये खरीदने जाएगी, 15% पैसा दे करके जाएगी, ये इसको ट्रांसफर कर देगी, ये जितने में भी सेल करेगी जो भी गैप होगा उसको गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा, गवर्नमेंट वो पैसा मिला करके वापस बैंक को दे देती है। ठीक है, 85% देना है ना, वो 85% ये पूरा कहां से करें? ठीक है, एक तो बैंकों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, है ना, सरकार का सिरदर्द कम कर रहे हैं, अदरवाइज सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है बैंक को बनाए रखना, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम डायरेक्टली पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम डायरेक्टली पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम लेकर के आए थे इंद्रधनुष स्कीम। ठीक है ना, इंद्रधनुष स्कीम में क्या किया गया था? एनपीएस के कारण बैंकों में पैसे की, कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। बैंक्स में कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तो वन टाइम उसको पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ इस इंद्रधनुष स्कीम के तहत बैंक्स को ट्रांसफर किए थे। तो स्कीम का नाम क्या था? इंद्रधनुष स्कीम। मिशन इंद्रधनुष से इस इंद्रधनुष स्कीम को कंफ्यूज नहीं करना है। मिशन इंद्रधनुष है छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, इम्यूनाइजेशन जो प्लान चलता है, तो 2 साल से छोटे बच्चों को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के लिए जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है वो है मिशन इंद्रधनुष, जहां पर 7 अलग अलग वैक्सीन हैं जिसको मिला करके बच्चे को दिया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष से इंद्रधनुष स्कीम को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये इंद्रधनुष स्कीम है जो लाई गई है बैंकों को कैपिटलाइज करने के लिए। अब सरकार इतना पैसा लाए कहां से? तो सरकार ने इसके लिए बॉन्ड्स इशू किए। सरकार ने इसके लिए क्या इशू किए? बॉन्ड्स, और वो थे बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो थे बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के नाम नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, बस आपको इंद्रधनुष स्कीम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बैंकों को दुरुस्त भी कर दिया। ठीक है, कि बैंकों में कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। अब ये बैंक कितने जरूरी हैं, ऐसे में आरबीआई कुछ बैंक को ये बोलता है कि अगर ये बैंक फेल हो गए तो पूरा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो जाएगा।
अगर ये बैंक फेल हो गए तो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ऐसे बैंकों को रिकॉग्नाइज करता है एक अलग नाम से, उसको बोला जाता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिक नहीं है वो, ठीक है, सिस्टमिकली है वो। तो यहां मैं टी भूला नहीं हूं, टी लगाया नहीं है वो, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट सिस्टमेटिक, सिस्टमिकली। तो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई बोलता है कि दे आर टू बिग टू फेल, कि वो इतने बड़े हैं कि उनका फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है, इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन आरबीआई रखता है कि गलती से फेल ना हो जाए, इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन आरबीआई रखेगा। आज के टाइम पे सिर्फ 3 ही बैंक हैं जो इसके अंडर आते हैं, नाम बताओ। एसबीआई और आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई, ये तीनों बैंक लिख लेना। इसमें कंडीशन क्या है किसी को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक बताने के लिए? उनका 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। हमारा जो इंडिया का करंट जीडीपी है उसकी 2% से ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम नोटिफाई कर देते हैं एज ए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। हर साल आरबीआई एक्सरसाइज करता है और पिछले कई सालों से ये 3 ही बैंक है जो हमारे इसमें बने हुए हैं, ठीक है, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई, ठीक है।